गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक जो है उससे समझेंगे, जिसे आप व्याकरण यानी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में जिसे व्याकरण के रूप में समझा जाता है। तो उसमें एक विषय है शब्दकोश एक परिचय। शब्दकोश यानी शब्दों का समूह होगा, जिसमें शब्दकोश आपको सभी को पता है डिक्शनरी को कहते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है, उसमें कैसे इकाइयाँ होती हैं, उसे कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे गढ़ा जाता है, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और इसे आज हम समझेंगे। है कोश एक परिचय। तो इसका अर्थ क्या है? कोश एक परिचय यानी कोश को समझना है हमें। कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ अथवा किसका उसका संदर्भ जो है आपके जहन में स्पष्ट ना हो या आपको समझ में नहीं आता है, जाहिर है आपके मन में फौरन जो है वो शब्दकोश को उठाने का या शब्दकोश पर ध्यान जाता है हमारा। चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। आइए जाने कि उसकी समस्या कैसे हल हुई। तो आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी विषय पर अटक जाते हैं या कोई शब्द हमें समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दकोश में डिक्शनरी में उसे फाइंड आउट यानी ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह एक कहानी दी गई है यहाँ पर कि चंद्रिका जो है वो बहुत परेशान थी, उसकी एक समस्या थी, वो किस प्रकार हल होती है उसे समझते हैं। पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक एक ककड़ी आ फंसी हो। सारा मज़ा किरकिरा हो रहा था। चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहां से वापस लौटना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन वह भी बाहर गई हुई थी। चंद्रिका के लिए अब कोई चारा नहीं था। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत है उसका आनंद ले रही थी वह, और उसे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। उपन्यास पढ़ते पढ़ते खाने में कंकड़ी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खलल डाल रहा था। शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था। बगैर अर्थ जाने वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, मानो कोई ब्रेक लग गई हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई भी किताब, पुस्तक या पत्र पत्रिकाएं या आप समाचार पत्र, कुछ भी आप पढ़ते हैं, अगर वो रोचकता से आप पढ़ रहे हैं और अचानक कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसकी जानकारी आपको ना हो, तो वो एक अड़चन मात्र बन जाता है। ऐसा ही चंद्रिका के साथ हुआ। उसकी बड़ी बहन नहीं थी और वो अब उस कंकड़ को निकालना चाहती थी। अब उसका मन वापस उपन्यास में नहीं लग रहा था क्योंकि वो एक शब्द पर अटक गई थी। यह शब्द क्या था जिस पर वह अटक गई थी? विदग्ध। यह शब्द उसका मुंह चढ़ा रहा था और यह पराज्य भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था। लेटे लेटे वह इसी शब्द के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे ऐसा लगा सामने खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई हो और उसके सामने खड़ी हो गई हो। अरे यह तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंकी, थोड़ी घबराई भी, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया और साहस बटोर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं चंद्रिका हूँ, शब्द लोक से आई हूँ। मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है। घबराना मत, मैं इस बात की कोई फीस या कोई किराया नहीं लेती हूँ। शब्द परी चंद्रिका हंसते हुए परिहास के स्वर में बोली। और हाँ, मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा देती हूँ। इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा, मगर तुम्हारे लोक के जो दूसरे निवासी हैं वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। शब्द परी बोली, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा देती हूँ, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे पत्र या तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और मैं तुम्हें अपने लोक में ले जा सकती हूँ। मगर मैं चलूँगी कैसे? मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख नहीं है। तो चंद्रिका को थोड़ा आश्चर्य होता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ, चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हमनाम शब्द परी के पास उसके साथ बैठकर फूलों के रथ पर चली जाती है और आगे बढ़ती है। हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है और एक आदर्श लोकतंत्र यहाँ जो सभी शब्द समान है, छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। तो शब्द परी बोली, हमने इसके लिए नियम निर्धारित किए हैं। कैसे नियम?
तो अब तक जो आप कहानी सुन रहे हैं उसका क्या अर्थात उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब भी हमें कोई एक कहानी के माध्यम से एक अलग स्वरूप में आपको एक बात बताई जा रही है कि शब्दकोश कैसे तैयार होते हैं, वो एक परी के समान है जो हमें हर उस चीज़ की, हमारे हर विघ्न को दूर करती है। और जो भी रुकावट हमारे समक्ष आती है तो हमें हमेशा इसको अपने पास रखना चाहिए। इसमें हर उस शब्द की जानकारी होती है, चाहे वो मेरा नाम हो, आपका नाम हो या किसी और का नाम हो। ऐसे तमाम शब्द जो हैं, ऐसे तमाम अक्षर जो हैं वो उसमें निहित होते हैं, यानी दर्ज होते हैं शब्दकोश में। तो उसे शब्द परी के नाम से यहाँ बताया गया है और चंद्रिका की कहानी के माध्यम से बताया है कि वो कैसे अटकती है। और शब्दकोश जो परी है वो उसे आकर बताती है कि हमारे लोक में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो तुम्हारे, अगर तुम उन्हें जान लोगी, पहचान लोगी, तो तुम्हारे वो मित्र बन जाएंगे और तुम्हें कभी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। शब्द परी ने कहा गर्व भाव से कि नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं मगर वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। और जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक हम अपने लोक में उसको प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। नागरिकता तो दूर की बात है, हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। रथ नीचे उतरा और शब्द लोक के प्रवेश से कैसे पता चलता है आबादी कितनी है, उसमें कितने लोग हैं। तो अभी तो हमारे लोक में आबादी लगभग 5 लाख है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्द परी ने आगे कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नागरिकों की योजनाबद्ध ढंग से खंडों उपखंडों में बांटा गया है, फिर एक हर मकान को एक संख्या प्रदान की गई है, उसी प्रकार से हमारे लोक में भी उसे बांटा गया है और उसे एक संख्या, यानी हर अक्षर को, वर्णमाला को एक संख्या प्रदान की गई है। जैसे क खंड, च खंड, प खंड, और जितने भी व्यंजन और स्वर हैं उनके आधार पर उनके खंडन यानी उनको संख्या दे दी गई है और उनके अंतर्गत आने वाले सभी शब्दों को उसके अंदर रखा जाता है, उसे गढ़ा जाता है। पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है मगर इस श्लोक का पहला खंड अ खंड है और इसके बाद अ खंड, आ खंड, ई खंड इत्यादि वर्णमाला के क्रम से ही आते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ कहानी के ही माध्यम से बताया गया कि शब्दकोश क्या है, शब्दकोश कैसे बनते हैं। यानी जो एक शब्द जो है, कोई भी शब्द हम जिसका अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रयोग शब्द ही हो, वो डिक्शनरी में मौजूद होगा तभी जब इसे सामाजिक रूप से मान्यता इस शब्द को प्राप्त होगी। यानी हर शब्द डिक्शनरी में वैलिड नहीं होता है और नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वो आम जनता में प्रचलित नहीं होता, आम जनता उसके अर्थ को नहीं समझती है। इसलिए ही इसी हिसाब से उन अर्थों की बात की गई है और शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में ऐड किए जाने वाले शब्दों की बात यहाँ की गई है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि वो बोल रही है, जो शब्द परी है, कि हमें हमारे जैसे घरों की संख्या होती है उसी तरह अक्षरों की भी संख्या होती है। जैसे जो वर्णमाला है, चाहे स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, और क ख ग अ आ ई ई, इनके हिसाब से शब्दकोश में संख्या देकर उनके खंडों में बांट दिया जाता है और उनके अंतर्गत आने वाले शब्द उसमें निर्धारित होते हैं, समाहित किए जाते हैं। शब्द परी जो है वो कैसे समझाती है कि हमें व्यंजनों की आवश्यकता अनुसार मात्राएं भी लगानी होती हैं। इस प्रकार को भी या इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना पड़ता है। तो आपने देखा, पहले हम स्वरों को और व्यंजनों को भी बनाते हैं माला, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मात्राएं लगाकर उसके उपखंड यानी जो पहले हमने वो बना दिए पॉइंट्स, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। जैसे तो आप देखिए कि क खंड है तो क पे बहुत सारी मात्राएं होंगी, जैसे कि क, कं, का, की, ई, कु, के, का। तो इस तरह की जितनी भी मात्राएं हैं सभी वो उसके उपखंड होंगी और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द उसके अंदर रखे जाएंगे। तो इसकी बात की गई है। जैसे क में या क्यारी की बात करें, क्रीड़ा की बात करें, क्रंदन की बात करें, या आप कितना, क्यों, किस लिए, कुछ, ये सारे शब्द जैसे क वाला जो या कु वाला जो उपखंड होगा उसके अंतर्गत आएगा।
तो डिक्शनरी का एक फॉर्मेट क्या होता है उसकी बात यहाँ पर कही गई है, ध्यान रखने योग्य बातें। शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के रूप में जानकारी दी जाती है, यानी अर्थों की जानकारी दी जाती है शब्दकोश से। इसके साथ ही हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। वर्णमाला यानी स्वर, व्यंजन, इन सबको रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही सीधे पूरी जो शब्दकोश है वो बनाया जाता है। स्वर और व्यंजनों के प्रारंभ से ही उसे शुरू किया जाता है। शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं, उसे क्यों बनाया जाता है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ को दिया जाता है, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो इंडेक्स होता है। या हम कह सकते हैं कि संदर्भ यानी रेफरेंस, कि वो वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, क्यों उसका अर्थ ये है, तो वाक्यों के माध्यम से उसे बताया जाता है। तो संदर्भ ग्रंथ में कई प्रकार होते हैं, जैसे विश्व ज्ञान कोश और मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी सूचना जिसमें संकलित हो, इस तरह की, या साहित्य कोश, चरित्र कोश, ये सारे जो हैं वो संदर्भ ग्रंथों में ऐड किए जाते हैं। कभी भी कोई डिक्शनरी हिंदी के शब्दकोश को खोलकर देखिए, उसमें संदर्भ सूची की वो कहाँ से लिया गया है, उसका अर्थ कैसे निर्धारित हुआ है और स्वर और व्यंजनों के माध्यम से वो बांटा जाता है, तो कैसे उसे विदग्ध का अर्थ समझ में आता है। विदग्ध बोला यहाँ पता चल रहा है कि यह हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है। हर पृष्ठ के ऊपर दिए गए शब्द युग्म का पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है। तो यानी अगर आपके उस शब्दकोश के पृष्ठ पर को दिया है पहला, तो जितने भी आने वाले जो पन्ने हैं, जब तक कोई नया शब्द नहीं आ जाता तब तक को शब्द से ही शुरू होने वाले सारे शब्द उन पृष्ठों पर होंगे, उसकी बात की गई है। तो एक शब्दकोश को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और उसको विश्व ज्ञान यानी सभी के लिए, कि कोई भी अगर किसी वर्ड से या किसी शब्द से अनभिज्ञ है या उसे नहीं जानकारी है उसकी, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आज हमने किस प्रकार से शब्दकोश क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, और शब्दकोश को संख्या दी जाती है, खंडों व उपखंडों में बांटा जाता है, और हिंदी का शब्दकोश किस प्रकार से, जो हमने समझा बेसिकली कि उसे कैसे बनाया जाएगा, तो इससे आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे और एक PDF होगा जिसे आपको रीड करना है, ताकि आप इसे पूर्ण रूप से समझ पाएँ इस विषय को, और इसे अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए और समय पर सबमिट कीजिए। धन्यवाद।